राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी पहलुओं को देखा जाता है। ठीक है। पृष्ठभूमि में हम बताएंगे कि इसमें जो राजनीतिक जो भी परिस्थितियाँ थी वो क्या थी। जैसे उस टाइम पर जो राजा थे उनमें जो आपसी विवाद चल रहे थे हम उसको दिखाएंगे। धार्मिक जो आडंबर फैले हुए तो उनको उजागर किया जाएगा इसके अंतर्गत। ये सब चीज़ें हम आदिकाल की पृष्ठभूमि के अंतर्गत पढ़ेंगे। आदिकाल में भारतीय चिंतन धारा का वह स्वरूप दिखाई देता है जिसमें परस्पर विरोधी तत्व एक साथ दिखाई देते हैं। इसके अंतर्गत जो भी आपसी मतभेद थे उन चीज़ों को उजागर किया गया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आपसी मतभेद हो, धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो। राजनीतिक उथल पुथल, विदेशी आक्रमण और दो संस्कृतियों के मिलन का परिवेश इस काल में दिखाई देता है। इसी तरह इस काल में अशांति और बिखराव से छिन्न भिन्न सामाजिक स्थिति, विविध धर्म संप्रदाय और दर्शनों का विस्तार प्रसार दिखाई देता है। इस काल में अशांति फैली हुई थी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो। विविध प्रकार के धर्म आए थे, विविध संस्कृतियाँ। इसमें मेन संस्कृतियाँ दो थी, एक हिंदू संस्कृति थी, एक मुसलमान संस्कृति थी। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इस काल में साधारण लोगों को आकर्षित और भ्रमित करने वाले तंत्र मंत्र, टोने टोटकों के साथ जादू भरे चमत्कार है। इसके अंतर्गत जो भी लोगों को भ्रमित करने के लिए जादू टोनों को सहारा लिया जाता था, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों में जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती थी उस चीज़ को भी उजागर किया गया है। तो दूसरी ओर जैन, वैष्णव, शैव, शाक्त, सिद्ध, नाथ आदि अनेक धार्मिक संप्रदायों की प्रवृत्तियाँ इसके साहित्य में देखी जा सकती है। ठीक है, इसमें दिखाई गई है। इसमें बताया गया है कि इस काल में विविध धर्म आए थे, उन धर्मों में भी कहीं ना कहीं आपसी मतभेद शुरू हो गए थे। उनके भी क्या हो गए थे, उनके भी खंड बट गए थे एक तरह से। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म को ले लेंगे हम, उसके भी संप्रदाय बट गए थे। ब्राह्मण धर्म आया था, उसके भी संप्रदाय बट गए थे। तो मतलब जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से उजागर किया गया है। उस टाइम पर क्या क्या होता था, धर्म को लेकर लोगों को कैसे भ्रमित किया जाता था, जादू टोने जो होते थे उनको दिखाकर अपनी ओर आकर्षित किया जाता था, अपने धर्म की ओर आकर्षित किया जाता था, लोगों में अंधविश्वास पैदा करके। आदिकाल युग की मुख्य परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। अब हम इनकी परिस्थितियों के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेन जो पॉइंट्स इसमें हम बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट हमने मतलब हर एक चीज़ को इसमें अच्छे से बताया है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि, इसमें हम राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उस टाइम पर राजाओं में कैसा आपसी मतलब व्यवहार होता था, एक दूसरे से कैसे वो विरोधी थे या आपसी मतलब मित्रता थी या शत्रुता थी, हर चीज़ को इसमें दिखाया जाएगा। यह युग राजनीतिक दुरावस्था, उस टाइम पर राजनीतिक क्या थी, दुरावस्था थी, मतलब अच्छी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। अस्त व्यस्तता और ग्रह कलह का युग था। उस टाइम पर युद्धों के कारण, राजनीतिक आपसी मतभेद के कारण अशांति फैली हुई थी। एक और विदेशी आक्रमणों की भीषण आंधियाँ थी। एक तरफ तो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि राजा और जो सामंत थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा था, मुस्लिम उठा रहे थे। तो एक और विदेशी आक्रमण हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा था, राजाओं एवं सामंतों की आपसी फूट तथा शत्रुता देश को खोखला कर रही थी। मुसलमानों ने भारतीय राजाओं की आपसी कलह का लाभ उठाया। मुसलमानों ने क्या किया, जो भारतीय राजा थे उनके जो आपसी मतभेद चल रहे थे उनका फ़ायदा उठाया उन्होंने। पहले तो मुसलमानों की मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने की सारी कोशिशें बेकार गई, परंतु जब अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान जागरूक ना थे, मतलब उस टाइम पर क्या था कि वो राजा परमार के साथ युद्ध में व्यस्त थे,
राजा परमार के साथ युद्ध में व्यस्त थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो उस टाइम पर क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने अचानक आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने इसी समय का फ़ायदा उठाया कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो परमार के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं, तो यही अच्छा मौका है कि हम अपना वटशव, अपना संप्रदाय स्थापित करें। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को अचानक से उनके पास हमला किया, उनको पराजित कर दिया। पृथ्वीराज की पराजय के साथ ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। मोहम्मद गोरी ने अपने राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य की पताका समस्त उत्तर भारत में फहराने लगी। तो इसी प्रकार मोहम्मद ने अचानक से हमला कर पृथ्वीराज चौहान पर उसी टाइम पर जो है अपने राज्य का विस्तार किया, वहाँ उसकी नींव रखी मुस्लिम साम्राज्य की। किसने? मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी अजमेर में, ठीक है। और अपने जो साम्राज्य की जो पताका थी समस्त उत्तर भारत में फहराने लगे वे, ठीक है। धीरे धीरे अपने साम्राज्य को उन्होंने बढ़ाया। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के राजपूत राजा अपने छोटे से प्रांत को ही राष्ट्र समझते थे। उस टाइम के राजा जो थे ना, अपने पूरे राष्ट्र को मतलब अपना नहीं समझते थे। जो अपना एक प्रांत उनका खुद का था, बस उसी को अपना राष्ट्र समझते थे, उसी के लिए उनकी राष्ट्र भावना थी, जो कुछ था, ठीक है। तो इसी का फ़ायदा मुसलमानों ने उठाया था। अगर इसी की जगह वो अपने पूरे देश को अपना राष्ट्र समझते तो शायद ही उस टाइम पर मोहम्मद गोरी विजय हासिल कर पाते, क्योंकि उस टाइम पर अगर सब मिलकर राजा उनका मुकाबला करते तो ऐसा शायद ना हो पाता, ठीक है। तथा वे उसी की रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। मतलब वो एक छोटे से प्रांत को ही अपना साम्राज्य पूरा मतलब अपना राष्ट्र समझते थे, तथा वे उसी की रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। संकुचित राष्ट्रीयता के कारण, संकुचित मतलब थोड़ी सी अपने मतलब संकुचित होता है कि मतलब बहुत कम, ठीक है। बहुत कम उनमें राष्ट्रीयता थी, मतलब अपने एक छोटे से ही क्षेत्र को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर उनमें राष्ट्रीयता थी, ना कि पूरे राष्ट्र को लेकर। तो इस कारण क्या हुआ, संकुचित राष्ट्रीयता के कारण मुसलमानों ने लगभग संपूर्ण भारत पर आधिपत्य जमा लिया, अपना अधिकार कर लिया था। यदि उस समय सभी राजपूत राजा मिलकर आक्रमणकारियों से युद्ध करते तो आज हमारे देश का मानचित्र कुछ और ही होता। सेकंड है हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि। किसी भी देश की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का उसकी सामाजिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी राजनीतिक या धार्मिक परिस्थितियाँ होती है, लाजमी है, उसी से हमारा समाज है, तो सामाजिक परिस्थितियों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। समाज में लोगों को उसके कर्म के आधार पर नहीं अपितु जाति के आधार पर श्रेष्ठ समझा जाता था। अर्थात समाज में छुआछूत, जाति वर्ग भेद की दुर्गंध बहुत अधिक मात्रा में फैल चुकी थी। उस समय क्या था, जाति भेद, छुआछूत ज़्यादा फैला हुआ था समाज में। समाज में विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों से ग्रस्त था। समाज क्या था, विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ, अंधविश्वासों से ग्रस्त था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अशिक्षित और अंधविश्वासी थे। इस समय राजपूत वंश में स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी और स्वयंवर के अवसर पर वीरता और सम्मान के आधार पर अपहरण कांड होते थे। अब स्वयंवर, मान लो कोई राजकुमारी किसी राजा को पसंद करती है तो दूसरे के मन में द्वेष भाव आएगा और उसी का बदला लेने के लिए युद्ध छिड़ जाता था। और इसी के कारण क्या होता था, ऐसे अवसरों पर खून की नदियां बह जाना सामान्य बात थी। अशांति का माहौल था। स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सती प्रथा प्रचलित थी। अर्थात सती प्रथा में होता था कि जैसे पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी भी उसके साथ ही उसी चिता में जल जाती थी। तो स्त्रियां अपने पति की चिता पर जोहर करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करती थी। सुंदर राजकुमारियों से जबरन शादी करने के लिए युद्ध छिड़ जाता था।
राजा भोग विलास में डूबे रहते थे। ये क्या थे, हमारी सारी सामाजिक स्थितियाँ थी कि राजा भोग विलास में डूबे रहते थे, सती प्रथा थी, लोग अशिक्षित थे, अंधविश्वासी थे, उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। लोग उनका फ़ायदा उठाने में भी कोई संकोच नहीं करते थे, चाहे उसमें कोई भी धर्म के अधिकारी आ जाते, वो उनको किसी न किसी बहला फुसला कर अपनी तरफ कर लेते। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, अशिक्षित थे। तो इसी का फ़ायदा सभी उठाते थे, चाहे उसमें राजा आ गए, धर्म के अधिकारी आ गए, समाज में जो अपने आप को उच्च वर्ग दिखाते हैं वो आ गए। सब इन लोगों का क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे। थर्ड हमारा आता है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में हम मुख्यतः कृषि को लेते हैं कि उस समय क्या था, कृषि पर ही सब कुछ आधारित था। ऐसा इसलिए कि इससे ही सभी प्रकार की शासकीय व्यवस्था चलती थी। शासक क्या करते थे, कृषकों पर अत्याचार करते थे एक तरह से। क्यों? जो भी अपना खेती करते, कोई भी उत्पाद करते, उनसे क्या करते थे, उनसे वो चीज़ वसूलते थे बिना किसी पैसे दिए, और पैसे देते तो बहुत कम देते थे। इस युग का समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक वर्ग को समाज में उपेक्षा और अनादर की दृष्टि से देखा जाता था। उपभोक्ता वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की गाढ़ी कमाई का लाभ उठाया जाता था तथा उसका शोषण किया जाता था। उत्पादक जो मान लो हमारे कृषक हो गए, और उपभोक्ता जैसे राजा महाराजा ये हो गए, ठीक है। ये क्या करते थे, ये कृषकों का फ़ायदा उठाते थे, उनका शोषण करते थे। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में क्या आया था, वही भाई आडंबर वगैरह, क्या क्या धर्म आए, किस धर्म में क्या अंधविश्वास था, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अनेक बुराइयों का प्रवेश हो चुका था। बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं में बढ़ चुका था। कौन कौन सी शाखाएं थी वो? हीनयान, महायान, वृज्रयान, मंत्रयान, सहजयान आदि संप्रदायों में बंटकर इस देश में अंतिम घड़ियां गिन रहा था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में बंट गया था, और इस कारण ये क्या हो गया था, ये थोड़ा कम होता जा रहा था और अंतिम घड़ियां गिन रहा था अपने इस देश में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा ने भ्रष्टाचार को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। कौन सी शाखा ने? वज्रयान जो शाखा थी उसने भ्रष्टाचार को बहुत अधिक बढ़ाया। उसमें क्या किया जाता था, चमत्कार के नाम पर भोली भाली जनता को ठगते थे। निम्न वर्ग की स्त्रियां जो थी उनके साथ भोग विलास किया जाता था, जो एक साधारण बात बन चुकी थी। इस युग में धर्म की आड़ में अधर्म का पोषण हो रहा था। तंत्र मंत्र की इस सिद्धि का जैन धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। आदिकाल में बौद्ध धर्म के विकृत रूप और शैव धर्म के सम्मिश्रण से नाथ पंथ विकसित हुआ। नाथ पंथ, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? नाथ पंथ के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। इस पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया, बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया। इस काल में धर्मों का मूल रूप लुप्त हो रहा था। जो धर्म का जो मूल रूप था, वास्तविक रूप था, वो कहीं ना कहीं खो रहा था, उसमें विकृतियां आ रही थी तथा जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। आदिकाल साहित्य में खंडन मंडन, वीरता तथा श्रृंगार परक रचनाओं को देखा जा सकता है। मतलब इसमें क्या हो रहा था कि बहुत से धर्म आ रहे थे, जा रहे थे, कोई बढ़ रहा था, कोई घट रहा था। ये सब धार्मिक उथल पुथल जो चल रहा था, ये धार्मिक स्थितियाँ उसकी दर्शा रहे हैं कि उस टाइम पर कितना धार्मिक स्थितियाँ जो अस्त व्यस्त हो रही थी। कोई भी धर्म अपना जो वास्तविक रूप में नहीं रह गया था, उसमें कुछ ना कुछ विकृतियाँ, मतलब बुराइयाँ का समावेश होने लगा था। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, मिश्रित सांस्कृतिक प्रक्रिया। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था, परंतु मुसलमानों के आने के कारण बदलाव होने लगे। मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने मंदिरों, मठों, विद्यालयों को नष्ट करने का प्रयास किया।
मुसलमानी संस्कृति का प्रभाव होने लगा था। उस टाइम पर क्या हुआ, मुसलमानों का जब आगमन हमारे भारत में हुआ तो जो मुस्लिम संस्कृति थी उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं हमारे ऊपर हो रहा था। वहीं मुसलमानों पर भी हिंदू संस्कृति का प्रभाव होने लगा था। ये नहीं है कि हमारे ऊपर ही मुसलमान की जो संस्कृति थी मुसलमानों की, उनका प्रभाव हो रहा था, बल्कि हमारी जो संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति को की तरफ भी जो मुसलमान आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने संगीत, ज्योतिष, गणित तथा आयुर्वेद आदि का अध्ययन भी किया। वो हमारी संस्कृति की ओर इतना आकर्षित हुए कि इन्होंने हमारे संगीत को, ज्योतिषी को, गणित और आयुर्वेद को भी जानने का प्रयास किया था। कुछ विद्वान इस काल को हिंदू मुसलमान संस्कृतियों का मिलन काल कहते हैं। मिलन काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कहीं न कहीं हिंदुओं पर मुसलमानों का और मुसलमानों पर हिंदुओं का प्रभाव हो रहा था, मतलब उनकी संस्कृतियों का प्रभाव हो रहा था। संस्कृति जो थी उनका आदान-प्रदान हो रहा था हिंदू और मुसलमानों के बीच। हिंदू संस्कृति और मुसलमान संस्कृति जो थी उनका आपसी लेन-देन एक तरह से हम कह सकते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव बोल सकते हैं कि हो रहा था, कोई अछूता नहीं रहा था। भारत में प्रचलित मुख्य मेलों, तीज त्योहारों, वेशभूषा, आहार, विहार तथा मनोरंजन आदि पर मुस्लिम संस्कृति का कुछ प्रभाव दिखाई देने लगा था। हमारे भारत में क्या है, कोई भी त्योहार आता है, कोई भी तीज त्योहार या फिर कोई भी ऐसा पर्व आता है तो मेलों का आयोजन किया जाता है। और मेलों में क्या होता था, विभिन्न संस्कृतियों का भी दृश्य दिखाया जाता था, विभिन्न संस्कृतियों को उजागर किया जाता था। उनके बारे में भी, जैसे उनकी कोई चीज़ें हो गई, उनको प्रदर्शित किया जाता था। मुस्लिम राजाओं के प्रभाव से हिंदू राज दरबारों में भी मुस्लिम कलाएं प्रवेश पाने लगी थी। जो भी हमारे हिंदू राज दरबार थे उसमें क्या हो रहा था, जो भी कलाएं थी उनका प्रवेश होने लगा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ना तो हिंदू बच पाया ना मुसलमान बच पाया। एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होने से, एक दूसरे की संस्कृति को देखकर एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी हुए थे वो, और इसीलिए इसको मिश्रित संस्कृति का काल भी कहा जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।